सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी अपने पिता के फातिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और उन्होंने चादर चढ़ाया और फिर गाजीपुर के लिए रुखसत हो गए। उन्होंने कहा कि कल ईद का त्यौहार है जिसको हम बड़े ही शादी के साथ मनाएंगे, जिसको लेकर हमने आसपास के लोगों से भी निवेदन कर लिया है। इधर उन्होंने कहा कि प्रशासन से निवेदन है कि उन्हें जेल में ही नमाज पढ़ने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी और नमाज पढ़ने के बाद आप लोग चाहिए तो लेकर आइएगा, क्योंकि पूरे साल का यह त्यौहार है, कोई रोज का नहीं है। मगरिब की नमाज का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं 12 तारीख को मुख्तार अंसारी को दफन हुए 13 दिन हो जाएगा। इसके लिए विशेष नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए उन्हें लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट के निर्देश के क्रम में उनकी रात जेल में भी काटनी पड़ेगी। यह इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो भी निर्देश दिया है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि कोई भी लेकिन न हो, कोई मौका न दिया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट के आदेशों को तोड़ने का काम किया जाएगा तो हम इसके लिए आपसे नहीं बल्कि कोर्ट से अपनी बात कहेंगे। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी की जमानत को लेकर उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में उनकी जमानत करा ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई बड़ा मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा ईडी का है जिसमें 4 लाख रुपए का आरोप लगाया गया है और दूसरा मुकदमा एक जमीन कब्जा करने का है। आगे और अब्बास अंसारी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इससे पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल से उनके कालीबाग कब्रिस्तान पर लाया गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी पुलिस वैन से उतरे हैं और लोगों को सलाम करके संबोधन किया है। इसके बाद वो अपने पिता के कब्र कालीबाग कब्रिस्तान में चले गए हैं, जहां जाकर वो अपने पिता की कब्र पर फातिया पढ़ेंगे और साथ ही यही बताया जा रहा है कि उन्होंने चादर भी चढ़ाया। पूरे परिवार के लोग देखिए ये सामने हैं और देखिए उमर अंसारी भी हैं, सारे परिवार के लोग हैं जो इन्होंने अभी अब्बास अंसारी को यहाँ से विदा किया है और उसके बाद ये पुलिस सुरक्षा और परिवार के लोग ये देखिए ये शफकतुल्लाह अंसारी से मीडिया के लोग बात करना चाह रहे हैं, लेकिन शफकतुल्लाह अंसारी ने बात करने से मना कर दिया। और देखिए ये परिवार के लोग जो हैं ये जा रहे हैं घर की तरफ और मैं कहूँगा कि ये दिखाया जाए। और अब्बास अंसारी, ये उमर अंसारी ये दिख रहे हैं भीड़ में और देखिए सारी चीज़ों के को अपने पास के साथ अभी अब्बास अंसारी को गाजीपुर लेके जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में गाजीपुर जेल में लेके जाया जाएगा, विजन वैन से लेके जाया जाएगा और उसके बाद गाजीपुर जेल में पहुँचने के बाद में आपको कल सुबह हो सकता है कि फिर वापस आएगा। ला के फिर ईदगाह में नमाज पढ़ाना व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वह नमाज पढ़ा लीजिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर जब आप कुछ समझिएगा लेके फिर परिवार में आइएगा। कल साल भर का वो त्योहार है और पहली ऐसी ईद है जब मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, तो उस परिवार में उस गम के माहौल में जो लोग आएंगे, शिरकत करेंगे, उनके लिए पुरसा देंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल तो कोई रोजा है नहीं कि शाम तक मगरिब के बाद ही
रोजा खोलेगा आदमी और तब आके फातिया पढ़ेगा। ऐसी तो कुछ नहीं रहेगी। और दिन ही दिन में और परसों उनको दफन हुए 13 दिन पूरा हो जा रहा है। 30 तारीख को मुख्तार को कब्र में दफन किया गया था, तो 13वें दिन उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं खास होती है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। रात का वक्त तो जेल में ही, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हम लोग कोशिश में हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और हमारे वकील ने अपनी पूरी बात रख दी है और राज्य सरकार की ओर से जो उनके वकील हैं उन्होंने भी अपनी पूरी बात कर दी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के क्रम में इन 3 दिनों के लिए अब्बास को अपने परिजनों से मिलने का, पहले दिन तो फातिये में सम्मिलित होने का, बाकी दोनों दिनों में एक दिन ईद की तकरीब और तीजे की जो 13वें दिन का तीजा है उसकी तकरीब, उसमें उनको शिरकत करने के लिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अगर किसी तरह से तोड़ने मरोड़ने समझने समझाने में कुछ तो अधिक कुछ समझ लेते हैं, कुछ आप लोग समझा देते हैं। जितना अच्छा वकील नहीं समझेगा कोर्ट का आदेश, उतना अच्छा तो कई पत्रकार बंधु ही समझ ले रहे हैं। तो उसको समझाइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका न दिया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। और यदि उसको ट्विस्ट करने, तोड़ने, मरोड़ने और किसी और तरह से घुमाने की कोशिश की गई तो हम आपसे क्या कहें, हमें जो कहना होगा हम सर्वोच्च न्यायालय में। आपने कहा था कि अब बढ़ रहा हूँ, आपको तारीख नहीं बताऊंगा कि आप पहले ही से वहां खड़े हो जाइए जाके कि होने न पाए जमानत, लेकिन उम्मीद करता हूं इसी अप्रैल में। कोई मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा है गाजीपुर से एक सज्जन ने पहले कभी उन्होंने हमसे हमारी जमीन या हमारी प्रॉपर्टी हमें दबाव में लेकर के लिखवा लिया था, तो उसमें बाकी अक्यूज की बेल हो गई है, उनकी भी बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं हो जाएगी, कानून है ना। दूसरा वो है जिसमें उनकी पत्नी मिलने गई थी तो बताया गया मुकदमा कायम करके कि मुलाकात के लिए जो प्रक्रिया परमिशन की होती है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनको भी बंद कर दिया। उस केस में इनको भी, उसमें भी सारे लोगों की बेल हो चुकी है, चाहे जेल अधिकारी रहे हों, चाहे उनकी पत्नी या उनका ड्राइवर या जो अकेली इनकी बची है वो भी जिस दिन कोर्ट में नंबर पे आ जाएगी वो भी बेल होगी। अब एक केस बचता है सिर्फ, और वो है ईडी का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के तौर तरीकों को कि बहुत लंबी अवधि तक किसी को आप जेल में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। आपको पता ही होगा, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईडी के जो मामलात हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं वो किसी के लिए सर्वाधिक सजा 7 साल की है और 1.5 साल से तो वो जेल। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कितने का केस आप अनुमान बताइए? 200, 400, 700, 1000, 2000, 5000 करोड़ का नहीं है, 4 करोड़ रुपए का। और अभी 4 दिन पहले संजय सिंह को पूरा स्कैम तो कई 100 करोड़ का है, लेकिन संजय सिंह के जिम्मे ईडी ने कहा कि 2 करोड़ का कम से कम मुनाफा इनके खाते से में गया। और 2 करोड़ वाले पे जब सुप्रीम कोर्ट रहम कर सकता है तो 4 लाख वाले पे भी कुछ उम्मीद रखते हैं, तो उसमें भी इसीलिए कह रहा हूँ बेल करा परमानेंट। जी सर